Hello everyone. Welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bharadwaj. स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है हम लोगों की वो है हमारी लेसन नंबर 9। 7th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। अभी तक 8th क्लास की जो हिस्ट्री है वो 6th क्लास की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री, राइट। तो हम लोगों के 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए। लेसन नंबर 9 हमारा क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ठीक है। इसमें हम क्षेत्रीय संस्कृतियों के रीजनल जो कल्चर्स हैं, हमारे रीजनल कल्चर हो गया, जिसके अंदर संस्कृतियों में अलग अलग चीजें हम लोगों को देखने की मिलती हैं। अलग स्टेट की अलग संस्कृति है, तो यही चीज आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक 6 कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर लाइव सेशन के दौरान भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू सीटेट या रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी बुक आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर 9, इसके बाद 10 है, देन हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री। ओके, सो 9 चैप्टर है हमारा क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, कोई भी अजनबी व्यक्ति हमको मिलता है, तो हम उसके बारे में किस तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि उसकी बोलचाल कैसी है, उसका जब वो बात करता है तो कई बार हम लोगों को उनकी रीति रिवाजों के बारे में पता चल जाता है कि भाई इनके घर में ये चीजें चलती हैं, ठीक है। उनका पहनावा किस तरीके का है, तो इन चीजों से हम उसको जज करते हैं कि हाँ ये इस स्टेट का होगा या उस स्टेट का होगा। तो वही चीजें हम लोग इस संस्कृतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अलग अलग स्टेट की, हर स्टेट की अपनी अलग रीति रिवाज है, अपना अलग कल्चर है, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका जो नृत्य है, डांस है, उनमें अलग अलग स्टेट की पेंटिंग्स जो हैं वो भी हम लोग आज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी क्षेत्रीय संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अब कई बार हम लोगों ने ये चीजें भी देखी होंगी कि एक स्टेट के अंदर कई बार रीति रिवाज और परंपराएं जो हैं वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट की हम लोग देख पाते हैं कि कई बार रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज जो है हम लोगों को उनमें दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो यही चीजें हैं, खान पान के अंदर भी आती हैं। हर स्टेट का अपना अलग खाना है, अलग पहरावा है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों की क्षेत्रीय संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से स्टेट की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, पहनावा है, उसका जो खान पान है, इन चीजों के बारे में, चित्रकलाओं के बारे में बात करेंगे, डांसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपना लेसन नंबर 9। देखिए, कोई क्वेरी हो तो स्टूडेंट साथ के साथ आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, ठीक है। ये है हमारा लेसन नंबर 9। अभी हम बात करेंगे मणि प्रवालम। देखिए, मणि प्रवालम जो है एक शैली है, लिखने की एक शैली है, जो कि केरल में बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस रही है केरल में। वहां पे जो रचनाएं थी वो हमें इस मणि प्रवालम शैली के अंदर ही मिली थी देखने को, ठीक है। देखिए, अब इसका मणि प्रवालम को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, देन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। इसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ यानी कि केरल में, कहाँ पर, केरल में पाया जाता है मणि प्रवालम शैली। दो भाषाओं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो कि क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है कि कोई भी रचना है उसके अंदर हमें संस्कृत भाषा के साथ साथ वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उसका समावेश भी मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे मणि प्रवालम शैली, ठीक है। अब इसकी जो फेमस बुक है वो है लीला तिलकम, जो व्याकरण व काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। क्वेश्चन आया है, इसमें से 2 क्वेश्चन बनकर आए थे स्टूडेंट्स सीटेट में से कि मणि प्रवालम का अर्थ क्या है, ठीक है। दूसरा है लीला तिलकम के बारे में आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये चीज याद है कि लीला तिलकम के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो लीला तिलकम क्या है, एक व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषय है, जो कि मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम शैली कब मिली, कहाँ पे, कौन से स्टेट में थी ये है केरल की। वहां की जो रचनाएं हैं वो हमें मणि प्रवालम शैली में मिली हैं, जिसका अर्थ है हीरा और मूंगा, ठीक है, यानी कि 2 अलग अलग
दो अलग अलग संस्कृतियां, एक तो संस्कृत होगी, दूसरी उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उन दोनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा का मिक्सचर, दोनों को एक साथ प्रयोग करना मणिप्रवालम शैली के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है पुरी। उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर है। जगन्नाथ का अर्थ है दुनिया का मालिक। इसको तोड़ के पढ़िए, जग और नाथ, यानी कि जग दुनिया, नाथ स्वामी या भगवान। दुनिया का, जगन्नाथ का अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज अधिकांश राजस्थान मिलता है, राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। ठीक है, कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग आज के राजस्थान को क्या बोलते थे? राजपूताना। नेक्स्ट आता है कथक। देखिए, कथक से रिलेटेड ना बहुत से क्वेश्चन आए थे। आप लोगों के लिए जैसे 4 लाइन दे दी, उसमें से एक गलत है वो बतानी है, 4 स्टेटमेंट है उनमें से एक गलत है वो बताना था। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है कथक से रिलेटेड आ चुके हैं, तो इसको अच्छे से करिए। ये मैंने 4-5 जो जितने भी लाइंस निकल पाती थी चैप्टर में से वो सारी निकाली है मैंने, ऑलमोस्ट 7 और 8 है, 8 राइट। तो कथक के बारे में आज हम बात करते हैं। कथक कथा शब्द से निकला है, ठीक है, जिसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक यानी कि कथा, कहानी, नृत्य की एक ऐसी जो शैली है जिसके अंदर जो नृत्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने हाव भावों के थ्रू, एक हाव भाव के द्वारा, अपने नृत्य के द्वारा एक पूरी कहानी को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। ठीक है, तो कथक किससे निकला है? कथा शब्द से निकला है। इसके अंदर नृत्य के द्वारा अलग अलग जो कहानियां हैं वो लोगों के सामने पेश की जाती हैं, जिसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषा में कहानी के लिए किया जाता है। इसमें जो अपनी जो मुद्राएं होती हैं, जो फेस जो हमारा होता है, हाव भाव जो होते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कथक मूल रूप में उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। याद रखिएगा इसको, पॉइंट में आते हैं ये बन के। ठीक है, कथक क्या था? उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। थर्ड है, ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत करते थे। अलंकृत यानी के सजाना, सुशोभित करना। ठीक है, कि जो कथाकार थे उसमें बेसिकली किसके ऊपर जोर दिया जाता था? हाव भावों के ऊपर, संगीत के ऊपर। पूरी एक कहानी लोगों के सामने पेश की जाती थी कि अपने नृत्य के द्वारा। 15वीं व 16वीं शताब्दी के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। नेक्स्ट है, आगे चलकर यह 2 परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। तो 2 कौन कौन से घराने थे जिसमें ये फला फूला? पहला था राजस्थान, जो कि जयपुर है, राजस्थान के दरबारों में, राज दरबारों में, और लखनऊ में। दोनों याद रखिएगा, कौन कौन से 2 राजघराने थे? पहला राजस्थान और दूसरा लखनऊ। नेक्स्ट है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब कौन से थे? वाजिद अली शाह। याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि जो कथक है वो किस नवाब के संरक्षण में फला फूला, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वो थे वाजिद अली शाह। ठीक है, दोनों का आंसर वही है। 1850 से 1875 यानी 1850 से 1875 के दौरान यह पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। ठीक है, यानी कि इसकी पहचान जो है वो अलग अलग स्टेट के अंदर बढ़ती चली गई और वहां पर ये पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। नेक्स्ट आता है, स्वतंत्रता के बाद इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए क्वेश्चन जो है, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से थे हमारे शास्त्रीय नृत्य? इसको हमारे स्वतंत्रता के बाद इसको 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता दी थी। अब शास्त्रीय नृत्य आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कथकली, केरल, ओडिसी, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, मणिपुरी, मणिपुर। ठीक है,
पहला भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु, नेक्स्ट है कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। ठीक है, तो ये हम लोगों के 5 जो है वो हमारे शास्त्रीय नृत्य इसमें दिए हुए थे, तो वो मैंने एज इट इज लिखे हैं। आप लोगों को ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बसोहली शैली। क्या है ये, कहाँ पाई जाती थी? बसोहली शैली जो है 17वीं शताब्दी में हिमालय की तलहटी का इलाका है। ठीक है, इसकी लोकप्रिय पुस्तक भानुदत्त की रसमंजरी है। ठीक है, मणिप्रवालम की कौन सी थी, कहाँ का था? वो केरल का था, और उसकी पुस्तक कौन सी थी? लीला तिलकम। और बसोहली शैली जो है वो हिमालय की है, इसकी मुख्य पुस्तक है भानुदत्त की रस मंजरी। याद रखना, दोनों अलग हैं, एक हिमालय की है, एक केरल की है। एक की पुस्तक जो है वो रस मंजरी है, एक की है लीला तिलकम। ठीक है, यह लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब बात करेंगे कांगड़ा शैली की। कांगड़ा शैली में जो कलर जो है यूज किए जाते थे, ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग व विषयों का काव्यात्मक निरूपण इसमें शामिल है। ठीक है, कि जो इसके अंदर कलर यूज किए जाते थे वो हल्के कलर जो थे वो यूज किए जाते थे। राइट, नेक्स्ट आता है पीर। पीर किसे कहेंगे? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, पीर का क्या मतलब है? ये फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। नेक्स्ट आता है जीववाद। जीववाद का क्या मतलब है? जीववाद है कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटना में भी जीवात्मा है। जीववाद कि जीवों के अंदर भी आत्मा है, जीवात्मा है। ठीक है, कि यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, उसको जीववाद की संख्या दी गई है। नेक्स्ट आता है बंगाल में मंदिरों की छतें किस तरीके की थी? यहाँ झोपड़ियों की तरह 2 चाला यानी कि 2 छतों वाली और चौचाला यानी 4 छतों वाली छतें थी। अगर क्वेश्चन आता है बंगाल में कौन सी 2 तरह की छतें थी, तो 2 चाला और चौचाला। 2 यानी कि 2 छत वाली और 4 छतों वाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनंतवर्मन, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। ठीक है, महोदयपुरम कहाँ का? केरल का। लीला तिलकम, ये था आप लोगों का स्टूडेंट मैच है एनसीईआरटी के। ठीक है, वो मैंने एज इट इज लिखे हैं कि अनंतवर्मन कहाँ पे है? उड़ीसा। जगन्नाथपुरी बहुत ही फेमस है। महोदयपुरम कहाँ पर? केरल में। लीला तिलकम कहाँ का था? ये केरल का था, केरल की बुक थी ये, केरल में जो मिली थी मणिप्रवालम शैली में। ठीक है, लीला तिलकम। मंगल काव्य ये कहाँ पाया गया? बंगाल में। और लघु चित्र कहाँ की थी? ये कांगड़ा शैली के थे लघु चित्र, जिसमें हल्के नीले रंगों का और हरे रंगों का, हल्के रंगों का, ठंडे रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर विजेताओं ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न किए। उनका मानना था कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। कि अब देखिए उस टाइम पे जो मंदिर थे वो इतने समृद्ध थे कि प्रत्येक शासक जो है वो अपना अपना अधिकार जमाना चाहता था मंदिरों पे। तो क्यों जमाना चाहते थे? उनका ये मानना था कि लोग जो है वो मंदिरों से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, तो अगर हम मंदिरों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो हमारी जो जनता है उसके अंदर भी हमारा जो शासन है वो स्वीकार्य हो जाएगा, जनता भी हम लोगों को मानने लगेगी। ठीक है, तो ये मानना था उनका। नेक्स्ट है बंगाल में मंदिर अपनी शक्ति व भक्ति भाव का प्रदर्शन करने के लिए बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करने के लिए जो मंदिर हैं वो बनाए गए थे, जिससे कि जो मंदिर हैं वो उस समय के इतने समृद्ध होते थे कि जो लोग हैं, नगर राज्य जो वहां पे स्थापित हो गए थे, मंदिर नगर जो है वहां पे स्थापित हो चुके थे, उसके आसपास इतने समृद्ध थे, जो राजा हैं उस पे अपना शासन करना चाहते थे, अपना अधिकार जमाना चाहते थे मंदिरों पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो है देखिए, मणिप्रवालम क्या है ये आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी जो बुक है उसका नाम मणिप्रवालम क्या है? एक शैली है, रचना की एक शैली है जिसका अर्थ है हीरा और मूंगा, जो कि 2 संस्कृतियों के बारे में बताती है। पहली संस्कृत और दूसरी क्षेत्रीय भाषा
का दोनों का यूज करना किसी भी रचना में। और ये कहाँ मिला हमको? ये केरल के अंदर मिला है, ठीक है। और इसकी बुक कौन सी है? लीला तिलकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। कथक के जो प्रमुख संरक्षक कौन से थे? दो अलग अलग राजघरानों में फला फूला था, पहला ये बात, ठीक है, अलग अलग, पहला राजस्थान में और दूसरा फला फूला था लखनऊ में, ठीक है। और इसके जो संरक्षक था वो कौन था? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। अब बंगाल में जो मंदिर हैं वो क्यों इतने उसके सॉरी क्वेश्चन आप लोगों का ये आएगा कि स्थापत्य कला, जो बंगाल के जो मंदिर हैं उनकी स्थापत्य कला के बारे में बताओ। उनकी जो छतें थी वो 2 चाला और चौचाला होती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का लेसन नंबर 9। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए चीजें जो हैं वो धीरे धीरे ही आप लोगों के माइंड में बैठेंगी अगर आप इसको डेली रिवाइज करेंगे। सेकेंड थिंग आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, रिपीटेडली बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप के ऊपर भी और कमेंट्स में भी, और मैंने अलग अलग ग्रुप्स में भी देखा है कि ज्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम कब होगा। देखिए सीटेट का एग्जाम कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कब होगा कब नहीं होगा, बट आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन रखनी है, कभी भी हो सकता है, ये मानकर चलिए। ये मानकर चलें कि आप लोगों का नेक्स्ट जो मंथ है उसमें भी आप लोगों का सीटेट हो सकता है। तो किसी की बातों में ना आए जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को ना दिखाई दे, ठीक है। जितना टाइम आप लोग, बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि टाइम वेस्ट करते हैं क्या करने में कि भाई नेट सीटेट का एग्जाम कब है, सीटेट का एग्जाम, उससे बेटर है कि आप एक बार उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर देखिए, आप लोगों को खुद से कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्टली वो चीज हुई है या नहीं। क्योंकि मैंने आज सुबह भी ये चीजें देखी थी, कोई कह रहा था कि हाँ इस तारीख को सीटेट की फाइनल डेट आ चुकी है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट के ऊपर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहती हूँ, और किसी की भी बात पे भरोसा करने से पहले एक बार उस ऑफिशियल वेबसाइट को चेक जरूर कर लीजिएगा कि आई है उसकी डेट या नहीं आई है। एग्जाम डेट अगर आप लोगों की आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो एटलीस्ट इस तरीके के बहकावों में मत आए, राइट। क्योंकि एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि डेट आप लोगों की एग्जाम की कब आएगी कब नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाए। और कोई सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल करेंगे हम लेसन नंबर 10, जो कि हमारा फाइनल लेसन है क्लास 7th की हिस्ट्री का। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई नया स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा है और वो नहीं जान पा रहा है कि क्लासेस किस तरीके से ली जाएं दोबारा से, स्टार्टिंग से 6th क्लास की हिस्ट्री से, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा बाय सोनाली भारद्वाज में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, लाइक करें। एंड यस, कोई भी अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए तो यस बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं लेसन नंबर 10 में 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे कल। राजनीतिक गठन 18वीं शताब्दी में कौन कौन से राजनीतिक गठन हुए थे उनके बारे में। मेडिवल पीरियड जो है हमारा कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।